दोस्तों 21 मई 2025 को एक लड़की की शादी होती है और शादी को बड़े ही धूमधाम से सजाया जाता है। शादी से पहले होने वाले सभी कार्यक्रम विधि पूर्वक, जैसे कि डांस प्रोग्राम, नाच गाना, जो भी कार्यक्रम होता है वो बड़े ही धूमधाम से किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस लड़की की शादी 21 मई को होने वाली होती है, उसी दिन दूल्हा भी उसकी बारात लेकर उसके आंगन, उसके घर में पहुंच जाता है और वो लड़की भी दुल्हन बनकर दूल्हे का इंतजार करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही दूल्हा फेरों के लिए मंडप में जाता है और उस लड़की को दुल्हन बनाकर फेरों के लिए लाया जाता है, तो वो अपने हाथ में फ़ोन लिए किसी से बातें कर रही थी और उसे ये तक पता नहीं रहता है कि उसकी बारात आ चुकी है, दूल्हा फेरों के लिए इंतज़ार कर रहा है। वो तो सिर्फ फ़ोन पर लगी हुई किसी से बातें कर रही थी, थोड़ी सी घबराई हुई सी लग रही थी, लेकिन वो कंटिन्यू बातें कर रही थी। इस प्रकार से बातें करते हुए देखकर दूल्हा भी थोड़ा सा दंग रह जाता है और सोचता है कि आखिर आज ये किससे बातें कर रही है। लेकिन दूल्हा ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और ये सोचता है कि शायद कोई अपने यार दोस्त या किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के या फ़ोन पर बात कर रही होगी, शायद वो इसकी शादी में पहुँचे नहीं है, इसलिए वो उनको डांट रही होगी और ऐसा कहकर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर वो लड़की उस दिन फ़ोन पर किससे बातें कर रही थी और शादी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उससे फ़ोन पर बात करना क्यों ज़रूरी था। तो जानेंगे इस कहानी के माध्यम से, तो आप बने रहे मेरे साथ इस कहानी के अंत तक। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है वे बिहार के औरंगाबाद ज़िले की है, जहाँ पर मुख्य 3 किरदार है, जिनमें से पहली लड़की जिसका नाम गुंजा सिंह है और 2 लड़के जिनमें से एक का नाम प्रियांशु उर्फ छोटू है, जो कि इस लड़की का पति होता है, और तीसरे का नाम जीवन सिंह होता है, जो कि लड़की का फूफा होता है और इसकी उम्र लगभग 60 के करीब होती है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत लगभग आज से 15 से 16 साल पहले हो चुकी थी, जब इस लड़की गुंजा सिंह की उम्र लगभग 11 से 12 साल की होती है और इसके फूफा की उम्र लगभग 50 या 50 से थोड़ी बहुत कम होती है। तभी से इसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि दरअसल होता कुछ ऐसा है कि दोस्तों जब ये गुंजा छोटी होती है तो फूफा उसके घर आते हैं, फूफा और बुआ दोनों भी उसके घर आते हैं। और फूफा है जो अपने साले साहब को कहते हैं कि गुंजा को मैं अपने साथ ही ले जाकर उसकी परवरिश करूँगा, उसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और एक अच्छी इंसान बनाऊँगा, इसलिए आप गुंजन को मेरे साथ मेरे पास ही भेज दो ताकि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। इस बात से वो अपनी पत्नी को भी मना लेता है और भाई से भी पूछ लेता है। तो गुंजन की बुआ और भाई दोनों भी राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि गुंजन के फूफा और बुआ दोनों ही बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं, क्योंकि उनके पास में बस का कुछ कारोबार रहता है, जिसके चलते उनको अच्छी खासी इनकम पैदा हो जाती थी। इसलिए उसके साले साहब भी मान जाते हैं और वो अपनी बेटी गुंजन को अपने जीजा के साथ में भेज देता है और वहीं से इस कहानी की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे गुंजन वहीं पर पढ़ने लिखने और पलने लग गई थी और इसी से धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ में गुंजन की उम्र भी बढ़ जाती है। और उम्र बढ़ने के कारण ही गुंजन और गुंजन के फूफा दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लग जाते हैं और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगती है। धीरे धीरे करते करते इन दोनों की नज़दीकी इतनी बढ़ जाती है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। ऐसा करते करते इन दोनों के बीच में गहरा प्यार हो जाता है। गुंजन को ये तक भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे फूफा मेरी उम्र से लगभग 2 गुना ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए मुझे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाजा रखना चाहिए। उसके फूफा की उम्र लगभग 45 से 46 साल की होती है और गुंजन की उम्र उनसे लगभग 2 गुना कम होती है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, वो ना तो बड़ा बुजुर्ग देखते हैं और ना ही उम्र, वो कुछ भी नहीं देखते हैं, जैसा भी है उसे ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्यार बिल्कुल अंधा होता है। और ये बात आज इस कहानी के माध्यम से आपको सच लगने लगेगी, क्योंकि गुंजन अपने फूफा से इतना गहरा प्यार करने लग जाती है, वे और किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है और उन दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती और प्यार बढ़ जाता है जिसकी खबर उसकी बुआ तक को भी नहीं पता चलता है। और कोई क्यों उसकी बातों पर ऐसा शक करेगा, क्योंकि घर में फूफा और उसकी भतीजी तो साथ साथ रहते ही हैं।
इस प्रकार से काफ़ी समय बीतता है और दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोते रहते हैं। वो सब कुछ करने लग जाते हैं जो एक पति और पत्नी के साथ होता है, वो ही सब कुछ गुंजन और गुंजन के फूफा करने लग जाते हैं। और इस बात की भनक उसकी बुआ को बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं सोच सकती कि मेरे जो पति है वो गुंजन के साथ में ऐसा कुछ गलत करेंगे, या गुंजन है जो मेरे पति के साथ में कुछ ऐसा गलत करेंगे। उनको जैसे ही अकेलापन का मौका मिलता, वे दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं और कमरे के अंदर जाकर सो जाते हैं, बिल्कुल ही नग्न अवस्था में होकर वो सब कुछ करने में लग जाते थे। लेकिन इसकी भनक न तो उसकी बुआ को लगती है और ना ही उसके परिवार को। और क्यों कोई ऐसी बातों पर विश्वास करेगा और क्यों शक करेगा। यानी कहते हैं ना कि छुपन छुपाई का खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। और इसी बीच एक दिन अप्रैल 2025 को गुंजन की बुआ अपने पति से कहती है कि मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए मार्केट जा रही हूँ, इसलिए आप और गुंजन घर का ख्याल रखना, कोई घर में कोई नुकसान मत नहीं करवा देना, क्योंकि मैं मार्केट जा रही हूँ, इसलिए आप ही दोनों इन घर का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो घर से चली जाती है और इधर गुंजन और गुंजन के फूफा दोनों ही खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस ऐसी ही बातों का मौका मिलना चाहिए। वो तो अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं। और जैसे ही उसकी बुआ मार्केट के लिए घर से निकलती है तो दोनों ही कमरे के अंदर जाकर नग्न अवस्था में होकर रूम के अंदर रूम का दरवाज़ा बंद करके वो सब कुछ करने लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी, जो कि घर का मेन दरवाज़ा होता है उसे खुला ही छोड़ देते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। और इधर जैसे ही गुंजन की बुआ मार्केट में थोड़ी ही 2-4 किलोमीटर जाती है तो उसे कुछ याद आता है कि मैं अपनी सहेली के लिए एक साड़ी लेकर आई थी, वो तो मैं अपने घर ही भूल गई हूँ, इसलिए मुझे वापस चलकर उस साड़ी को लेके आना होगा, नहीं तो मेरी सहेली मेरे बारे में क्या सोचेगी। ऐसा व्यवहार करके वो वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और वहाँ से वापस ऑटो पकड़कर अपने घर की तरफ आने लग जाती है। और जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो अंदर आने के बाद में वो ऐसे बड़बड़ाती है कि दोनों को कुछ होश तक नहीं है, मेन दरवाज़ा खुला पड़ा है, कोई चोरी कर ले तो क्या होगा। ऐसा करते करते वो अंदर चली जाती है और जैसे ही अंदर जाती है तो उसे अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो थोड़ी सी हक्की बक्की सी रह जाती है कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है और इतनी असली आवाज़ें हमारे घर में कहाँ से आ रही है। ऐसा कहकर वो रूम के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के बाद में जब उनकी वो अश्लील आवाज़ सुनती है तो वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो ज़िंदगी में भी कभी ऐसा नहीं सोच सकती थी कि उसके पति या उसकी भतीजी के साथ ऐसा कुछ नाजायज़ संबंध भी बन सकता है। और वो कमरे से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाती है और रोने बैठने लग जाती है। लेकिन जैसे ही गुंजन और गुंजन के फूफा अपनी मौज मस्ती करके वापस बाहर आते हैं तो उसको बाहर बैठा हुआ देखकर वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं और वह बिल्कुल भी घबरा जाते हैं। लेकिन गुंजन की बुआ ने तो कुछ बोलती है और न ही कुछ सुनती है। वो सीधे ही अपना फ़ोन निकालती है और अपने भाई के पास में फ़ोन लगाती है और लगाने के बाद में बोलती है कि भाई तुम अपनी बेटी को यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से ले जाओ, मैं उसे 1 मिनट भी अब नहीं रखूँगी। तो उधर से भाई पूछता है कि आखिर ऐसी बात क्या है जो तुम तुरंत ही गुंजन को मेरे पास में भेजना चाहती हो। तो उसकी बहन कहती है कि नहीं भाई, मैं ये घटना तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकती, इसलिए तुम तुरंत ही इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। लेकिन भाई बार बार जिद करता है कि आखिर बात क्या है। तो वो पूरी घटना अपने भाई को बताती है तो भाई के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और भाई तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है और अपनी बेटी को वहाँ से अपने घर ले जाता है। और घर ले जाते टाइम उसकी बहन कहती है कि तुम इसकी शादी जल्द से जल्द करवा दो, नहीं तो ये हम सबका मुँह काला करवाएगी। ऐसा कहकर उसका भाई तो उस गुंजन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। और उसका भाई यानी गुंजन के पिता 1 ही महीने के अंदर उसकी शादी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और मेहनत करने के बाद में उसे एक लड़का मिलता है जो पैसे से एक जमींदार होता है और उसके पास में लगभग 70 से 80 बीघा ज़मीन भी होती है। और उसका नाम होता है प्रियांशु उर्फ छोटू, जो कि
बहुत ही काफ़ी ठीक ठाक था और उसके साथ में ही वो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है। और जैसे ही उसका रिश्ता तय हो जाता है तो जल्द ही यानी 21 मई को ही उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है। और ऐसा करते करते उस लड़की की शादी 21 मई 2025 को कन्फर्म हो जाती है और शादी से पहले होने वाले सभी कार्यक्रम किए जाते हैं। और जैसे ही 21 मई 2025 होती है तो दूल्हा बारात लेकर उस लड़की के घर पहुंच जाता है और इधर दूल्हा बारातियों के साथ में दुल्हन को देखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है। लेकिन इधर जो दुल्हन होती है वो भी दूल्हे की आड़ में तैयारी कर रही होती है। उसे उसकी सहेलियां सजा धजा रही थी, उसका मेकअप कर रही थी। इस प्रकार से जब उस लड़की को फेरों के लिए मंडप में लाया जाया जाता है तो वे अपने हाथ में फ़ोन लेकर फ़ोन पर बातें कर रही होती है, जो कि सभी वहाँ पर खड़े जो भी बाराती लोग या उसके भी रिश्तेदार होते हैं वो ऐसा नज़ारा देखकर थोड़ा सा डरने लग जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आज भी ये लड़की फ़ोन पर किससे बातें कर रही है। और ऐसा देखकर दूल्हा भी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वे ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता है। और जो वो लड़की होती है वो फ़ोन पर अपने फूफा से बात कर रही होती है कि फूफा मेरी शादी हो रही है, मुझे यहाँ से जल्दी तुम ले जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि फूफा उसकी शादी में मौजूद नहीं होता है, उसके संबंध पहले ही खराब हो जाते हैं। तो वो लड़की अपने फूफा से फ़ोन करके कहती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मुझे और किसी से शादी नहीं करनी है, मैं बस आप ही के साथ में रहना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देती है और उसके साथ में जो भी लड़कियां होती है वो उसे फेरों के लिए ले जाती है। और फेरों में ले जाने के बाद में दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में गुंजन अपने पति के साथ में ससुराल चली जाती है। और ससुराल जाने के बाद में उसके सास ससुर भी बहुत अच्छे थे और वो प्रियांशु भी बहुत अच्छा था। वो उसे बहुत ही पूरी तरीके से खुश रखने की कोशिश करता और गुंजन भी उनको दिखाती कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता वह अपने फूफा को फ़ोन करके अपने ससुराल भी बुला लेती थी। और वो लगभग 2-4 दिन 5 दिन से परमानेंट कन्फर्म आने लग जाता था, क्योंकि उसके सास ससुर वाले भी उसकी ऐसी बातों पर शक नहीं करते हैं, वो भी उनको उन दोनों को अकेला ही छोड़ देते थे। ऐसा करते करते वो वहाँ पर भी अपनी मौज मस्तियाँ करने लग जाते थे। लेकिन ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है और एक दिन गुंजन अपने फूफा से कहती है कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, मैं इस घर में घुट घुट कर और नहीं जी सकती, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाओ। तो उसका फूफा कहता है कि आखिर मैं तुम्हें लेकर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि जब तक तेरा पति है तेरे साथ में तब तक मैं तुझे ले नहीं जा सकता। तो गुंजन कहती है कि मेरे पति को ठिकाने लगाने की तुम कुछ कोशिश करो। तो फूफा कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसको ठिकाने लगाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर गुंजन का फूफा जो कि दो शूटरों को हायर करता है, जिनका नाम जयशंकर और मुकेश शर्मा होता है, और वो उन दोनों को प्रियांशु की सुपारी देता है। और वो शूटर भी वहाँ पर बहुत ही जल्द पहुँच जाते हैं। और ऐसा करते करते 23 जून को प्रियांशु अपनी पत्नी को कहता है कि मैं चंदौली जा रहा हूँ किसी काम के लिए और 24 तारीख को मैं वापस आ जाऊँगा, इसलिए तुम चिंता मत करना और मैं जल्द ही घर वापस लौट आऊँगा। ऐसा कहकर प्रियांशु वहाँ से निकल जाता है। और इधर जैसे ही वो घर से निकलता है तो गुंजन भी इसकी खबर तुरंत ही अपने फूफा को दे देती है और उसका फूफा उन शूटरों को तुरंत ही ये खबर दे देते हैं कि आज ये 23 तारीख को जाने वाला है और 24 को वापस आएगा, तो आपको जैसे भी मौका मिले आप उनकी हत्या कर देना। ऐसा कहकर वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं और शूटर भी उसकी रेकी में लग जाते हैं। अब जैसे ही 24 तारीख होती है और वैसे ही उधर से प्रियांशु अपने घर की तरफ आने लगता है, लेकिन वो रास्ते में लेट हो जाता है, इसलिए वो अपने घर पे अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि माँ मैं रास्ते में लेट हो गया हूँ, इसलिए कोई लड़के को बाइक लेके भेज दो जो मुझे यहाँ से ले जाए, क्योंकि मैं अगर घर आऊँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम किसी लड़के को बाइक देके भेज दो। ऐसा कहकर फ़ोन काट देता है। और इधर शूटर उसकी आहड़ में
उसका इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही वे घर की तरफ रास्ते में जैसे ही बाइक का इंतज़ार करता है, वैसे ही शूटर दोनों ही उसके सीने में गोलियां मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और तुरंत वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं वो नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाकर उसको एडमिट करवाते हैं, लेकिन एडमिट करवाते उससे पहले ही प्रियांशु दम तोड़ देता है। और दम तोड़ने के बाद में अस्पताल के कर्मचारी तुरंत ही इस घटना की जानकारी पुलिस स्टेशन में देते हैं। और पुलिस स्टेशन पर जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो पुलिस वाले तुरंत ही उस अस्पताल में आते हैं और खोजबीन में लग जाते हैं। जब उसको पता चलता है कि इसकी हत्या की गई है तो वे पुलिस वाले तुरंत ही इस घटना को उनके परिवार वालों तक पहुंचाते हैं और परिवार वाले भी उस अस्पताल में आ जाते हैं। और आने के बाद में उनके घर परिवार वालों से पूछताछ करते हैं कि ये क्यों गया था, कैसे गया था और आपसे किसी से बातें हुई थी। तो ऐसा कहकर वो उसकी हत्यारों को पकड़ने में शायद उनको मदद मिल सके, इसलिए वो उनके घर वालों से भी काफ़ी पूछताछ करते हैं। लेकिन उसके घर वाले कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता तक भी नहीं होता है केवल गुंजन को छोड़कर। तब सबसे ज़्यादा गुंजन ही रोने धोने का नाटक ढोंग कर रही होती है। तो पुलिस वालों को शक हो जाता है कि सभी में मायूसी छाई हुई है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रो रही है, बिलख रही है, आखिर कारण क्या है। तो पुलिस तो आखिर पुलिस होते हैं, वो अपनी छानबीन में लगे हुए होते थे। तो सबसे पहले पुलिस वाले प्रियांशु का फ़ोन लेते हैं और उसके अंदर से कॉल डिटेल निकालते हैं। तो उसमें पता चलता है कि कोई गुंजन नाम की लड़की से सबसे ज़्यादा प्रियांशु ने बात की। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये गुंजन कौन है, तो गुंजन वहीं पे थी और बताती है कि मैं हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसी क्या बातें की, सबसे ज़्यादा तुमने ही इससे बातें की। तो गुंजन बताती है कि पति और पत्नी के बीच में क्या बातें होती है, वही बातें मैं कर रही थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर इतनी भी कोई बातें किया करता है। तो उसे पुलिस वालों को उस पर शक आ जाता है और वो उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करके उसे पूछताछ में लग जाते हैं। और जब पुलिस वाले कड़ी पूछताछ करते हैं तो गुंजन पुलिस वालों को पीछे जितनी भी घटी घटनाएं वो सब ही पुलिस वालों को बता देते हैं। और इस प्रकार से पुलिस वाले गुंजन के फूफा और उन दोनों शूटरों को गिरफ्तार करके प्रिया और उसके घर वालों को इंसाफ दिला देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि चाहे आपके कितने भी नज़दीकी रिश्तेदार क्यों न हो, अपनी लड़की को उसके साथ में अकेला न छोड़े। धन्यवाद।